यार को इतने व्यापक लेवल पर किया जा रहा है तो भारत सरकार 2003 से लेकर के 2025 आज हो गया, लगभग आप देख रहे हैं 22-23 वर्षों में इन्होंने क्या किया। फिर आपको एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? 65 लाख को लेकर के बात की तो 20 लाख इन्होंने उधर कम किया, इधर इन्होंने 20 लाख जोड़ दिया। वो 20 लाख कौन थे, किसी को कोई जानकारी आज तक नहीं है। जब चुनाव शुरू होता है तो बीजेपी का जो घुसपैठिया होता है, वो बिहार का चुनाव था तो आपने देखा बिहार में घुसपैठिया घुस गए थे। अब उसके बाद अब देखिए वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी घुस गए हैं क्योंकि अगला चुनाव वेस्ट बंगाल, अब फिर उसके बाद क्रमशः बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश में आप देखते रहना, ये पूरे देश में जग जाहिर होगा कि जहां जहां वो सीटें जीती गई थी वहां वहां एसआईआर करके 50,000 1 लाख वोट ऐसे क्रम से काटे जाएंगे। इतना मुझे लगता है कि जीत हार के फैसला के लिए पर्याप्त है। यार में सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार, यदि आप लोगों के सामने होगी तो आप देख भी लेना, मैं आपको वीडियो क्लिप भी कर रहा हूँ। ये तब की बातें हो रही हैं, ये कल की बात है, परसों की, तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को रख रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। 26 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाने वाली है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है ये कहते हुए कि जो बिहार के नतीजे आए हैं या इससे पहले जो हरियाणा के नतीजे आए हैं उसमें बड़े स्तर की धांधली की गई है और एसआईआर को रद्द करने की मांग लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा, जिन्होंने ईवीएम की एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है, उनसे सीधे तौर पर बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं एसआईआर पर अब बवाल जारी है? देखिए, एसआईआर की जो शुरुआत हुई थी तो 2003 में इसके पहले की जा चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, इसी के साथ में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटर्स कितने नए जुड़ रहे हैं, कितने कट रहे हैं, उनका रिवाइव करती है और वो बीएलओ के थ्रू खुद भी होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, यदि एसआईआर को इतने व्यापक लेवल पर किया जा रहा है तो भारत सरकार 2003 से लेकर के 2025 आज हो गया, लगभग आप देख रहे हैं 22-23 वर्षों में इन्होंने क्या किया। फिर आपको एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? ये सारी चीजों से यह निचोड़ निकलता है कि वर्तमान में भाजपा सरकार तरह तरह के रास्ते अप्लाई करती है जो कि इलेक्शन कमीशन को माध्यम बनाती है और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वो किसी न किसी तरह से या तो एसआईआर लाती है या तो फर्जी वोटर लिस्ट की बात करती है या तो फिर ये इधर से उधर परसीमन की बात आएगी, भी आपको परसीमन भी आने वाला है, परसीमन की बात आएगी। इन सारे माध्यमों से इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। चुनाव जब शुरू होता है, जो पॉइंट नंबर 4 है, जब चुनाव शुरू होता है तो बीजेपी का जो घुसपैठिया होता है, वो बिहार का चुनाव था तो आपने देखा बिहार में घुसपैठिया घुस गए थे। अब उसके बाद अब देखिए वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी घुस गए हैं क्योंकि अगला चुनाव वेस्ट बंगाल, अब फिर उसके बाद क्रमशः बिहार उत्तर प्रदेश राज्य में और उसके साथ में इंटायर पूरे इंडिया में हो जाएगा। तो ये एक बीजेपी का प्रोपोगंडास है, बीजेपी का वोटर को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे डिस्ट्रक्ट किया जाए। जहां पर जो पार्टी पहले से जीत गई, मान लीजिए पिछली बार 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश में काफी इंडिया अलायंस को वोट सीटें मिली थी, इसलिए उत्तर प्रदेश में आप देखते रहना, ये पूरे देश में जग जाहिर होगा कि जहां जहां वो सीटें जीती गई थी वहां वहां एसआईआर करके 50,000 1 लाख वोट ऐसे क्रम से काटे जाएंगे। इतना मुझे लगता है कि जीत हार के फैसला के लिए पर्याप्त हो। उदाहरण स्वरूप यदि आप देखना चाहते हैं तो आप बिहार के उदाहरण में प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां 7 करोड़ लगभग 45 लाख वोटर्स थे। उस 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स में आप सबको पता है कि 7 करोड़ 42 लाख के आसपास वोट पड़ी थी, 3 लाख सीधा वोट बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। एसआईआर उसके पहले की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 65 लाख जो मतदाता हैं उन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए या वो उसमें कटने चाहिए। तो वो जब 65 लाख को लेकर के बात की गई तो 20 लाख इन्होंने उधर कम किया, इधर इन्होंने 20 लाख जोड़ दिया। वो 20 लाख कौन थे, किसी को कोई जानकारी आज तक नहीं है। यही इसी के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर वेस्ट बंगाल में या भारत देश के दक्षिणी भारत के राज्यों में हर जगह एसआईआर करेंगे और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां अपनी सरकार लाएंगे। खैर, इसी में एक पॉइंट मैं और एड ऑन करना चाहता हूं। एसआईआर के साथ में यह भी करेंगे कि जहां पर मान लीजिए किसी कम्युनिटी विशेष की वोट ज्यादा है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में मैं मान के चलता हूं मोटी मोटी कि यादव कम्युनिटीज या मुस्लिम कम्युनिटीज या कुछ और जो अपर कास्ट में जो इंटेलेक्चुअल प्राणी है वो इंडिया अलायंस को वोट देता है, तो वो जहां पर ज्यादा होगा
तो उसको कट कर देंगे, अर्थात 10-20 गांव इधर कर दिए, 10-50 गांव इधर कर दिए, 100-200 गांव उधर कर दिए, जिससे वो वोट डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो कुछ परसीमन में उधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले आएंगे, तो उससे भी इनका सीट में कन्वर्जन होगा। अब ये पार्टियां इंडिया अलायंस के साथ में जो गठबंधन वाली पार्टीज हैं, वो पार्टियां कितना इसको कर पाती हैं, जनता इसकी लड़ाई कितना लड़ लेती है, ये एक बात का विषय है। अब इसके साथ में जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे जनता और जितना हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, जब आपने ईवीएम की लड़ाई लड़ी तब भी ये बात थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और सवाल ये है कि अगर मतदाता ये नहीं चाहता है कि ईवीएम से मतदान हो, या मतदाता ये नहीं चाहता है कि एसआईआर हो, तो सबसे लोकतांत्रिक देश में सबसे जरूरी कौन है, मतदाता है या फिर चुनाव आयोग? मतदाता 100% सबसे ज्यादा जरूरी है, और अगली लड़ाई हमारी अब शुरू होने वाली है। अब आपने देख लिया कि बिहार के चुनाव में किस प्रकार से, किस स्तर से सारी चीजें की गई हैं, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे भारत देश में धांधली की है। तो हमारे दोनों उद्देश्य शुरू होंगे। और आपने मुझे लगता है कि मेरा एक वीडियोज नहीं देखा, अभी देखा है चीफ जस्टिस ने जो मुझे बुलाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ओपन हियरिंग पर मुझे बुलाया गया कोर्ट में, और उसके बारे में मैं आप लोगों से यह बोलना चाहता हूँ कि उसमें हमारी ये सारी बातें हो, यदि आप लोगों के सामने होगी तो आप देख भी लेना, मैं आपको वीडियो क्लिप भी कर रहा हूँ। ये तब की बातें हो रही हैं, ये कल की बात है, परसों की। तो इसमें हम सारे पॉइंट्स को रख रहे हैं, अभी मैंने आपको अनऑफिशियल कर दिया हूँ। मैं आपके साथ में यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अभी एसआईआर चल रहा था, उस एसआईआर में अभी तक 28 बीएलओ मारे गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। दूसरी बात, अभी आज की न्यूज है कि नोएडा में किसी बीएलओ ने अपने पद से रिजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। इसके साथ में विभिन्न राज्यों में, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य या जहां पर बीजेपी शासित सरकार नहीं है, वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर खुद भी एफआईआर सरकारें करा रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। यदि पोलिंग लेवल पर बीएलओ सुसाइड करा तो उसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है कि जिम्मेदारी के साथ में कुछ न कुछ गैर कानूनी कार्य वो जरूर करा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग पर बीएलओ की मौत को लेकर या आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सोची समझी हत्या है और खून के हाथ रंगे हुए हैं चुनाव आयोग के, तो क्या उस पर चुनाव आयोग पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती? देखिए, 2023 में आप सबको पता है कि बीजेपी सरकार ने एक नया कानून लाई कि किसी भी प्रकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर न तो कोई भी क्रिमिनल या सिविल केसेस नहीं फाइल की जाए, जिसका हम कर रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सबको पता होना चाहिए इस बात को लेकर के कि अभी वर्तमान में जिस प्रकार से सरकार ने नियम ला दिया है, वो इन्हीं चीजों को लाया है कि जैसे बिहार जैसे राज्य में चुनाव में बड़े लेवल पर धांधली हुई, बहुत सारे लोगों का आरोप है 25-25 हजार वोट ईवीएम में पहले से ही डाले गए थे, ये सारी चीजें। और इसके साथ में वीवीपैट पैड जो है वो बाहर पकड़ी गई थी, पर्चियां बहुत जगह पर निकली थी, बक्से बहुत सारे पाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कोई आरोप नहीं लगा, आरोप लगा तो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये सारी चीजें कहीं न कहीं पर प्रूफ कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपने बोला कि कई इनके पूरा भारत के संविधान, स्वतंत्रता के जो अधिकार दिए गए हैं, जो पब्लिक के राइट्स दिए गए हैं, उन सारे कानूनी अधिकारों की से इनके पूरे जो खूनी हाथ है, ये पूरा रंगे हुए हैं। और ये जनता के पूरे जितने भी अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहते हैं, एक पार्टी विशेष को ये देश में रखना चाहते हैं। साथ ही साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से भारत देश की जनता के साथ में अन्याय कर रहा है, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। और आपने एक सवाल जो पूछा था कि जनता की क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये वीवीपैट और इलेक्शन का जो ईवीएम का प्रोसेस है उसको बंद करके क्या बैलेट में नहीं आना चाहिए? 100% बात सही है, सभी लोग मानते हैं, दुनिया की हर कंट्रीज कहती हैं कि कोई भी आज तक के टेक्नोलॉजीज नहीं बनी जिसको हैक नहीं किया जा सकता। इस आधार पर यह तय, अलग बात है कि हम नहीं जानते, आप नहीं जानती, वाले थर्ड पर्सन नहीं जानता, पर जिसने बनाया है वो सब कुछ जानता है कि इसको हैक कैसे किया जा सकता है, वो यह भी जानता है कैसे इसको मॉनिटर और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन सारी चीजों के दरमियान पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये ईवीएम और वीवीपैट जो है उसको बंद करना चाहिए, और इसके साथ में बैलेट के माध्यम से पेपर को लागू करना चाहिए। तीसरी बात जो एसआईआर, क्योंकि कोर्ट में सर ये फैसला है और 26 तारीख को सुनवाई भी होगी, तो एसआईआर रद्द करने की मांग को आप कितना वाजिब मानते हैं? और क्या आने वाले समय में एसआईआर जो करवाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो रद्द होगा?
मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि एसआईआर जो कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए, भारत देश की जनता के लिए, भारत देश के जो जनता जनार्दन है उनके जो कानूनी अधिकार हैं उन कानूनी अधिकारों को कहीं न कहीं पर सरकार अपने तरीके से उनके ऊपर आरोपित करना चाहती है। उनके वोटर आईडीज के जो सबसे बड़े अधिकार हैं उसको खत्म करना चाहती है। और इसके साथ में एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से 13 बड़े दस्तावेजों में शामिल किया गया था आधार कार्ड भी, इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, खासकर आपकी करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, करेक्ट, तो वो सब सारी चीजों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करेंगे कि आपकी ये उपयोगिता क्या है इसकी, और उस उपयोगिता के साथ में सुनियोजित तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से आप इस चीज को बताएं कि क्या इसमें किया, आप उससे क्या क्या फायदा होगा और क्या इससे नुकसान होंगे। उसके आधार पर कोर्ट उसका रिकॉग्नाइज करेगी और कंसीडर करके उन सारी चीजों को उसका निर्णय लेगी। बतौर जनता आप क्या करें? जो लोग निष्पक्ष होकर मतदान कर तो रहे हैं लेकिन नतीजों से खुश नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान में सरकार ये सारी चीजों को कर रही है, इलेक्शन कमीशन एक बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है। यदि कोई भी पार्टी विशेष या जनता जनार्दन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आवाज उठाता है तो बीजेपी पार्टी पूरी ट्रोल आर्मी के साथ में, सोशल मीडिया के साथ में, विभिन्न तरीके के जो उनके तंत्र है उनके माध्यम से वो उसको जवाब देने लगती है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी पार्टी के कार्यालय से अब दफ्तर में शिफ्ट हो चुका है। पूरे भारत देश की जनता को दिख भी रहा है और बिहार में जिस प्रकार से सारी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि अब ये भारत देश में चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन यदि सुधार नहीं करता है तो इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो चुनाव आयोग तो लगातार संदेह में है ही और शंका के घेरे में भी है कि किस प्रकार से वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, लेकिन क्योंकि मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में है और जस्टिस सूर्यकांत इस पर फैसला सुनाने वाले हैं, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से हमने खास बातचीत की। उनका कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि कोर्ट अगर इस पर बड़ा फैसला सुनाता है तो एसआईआर भी रद्द हो सकता है और वीवीपैट से चुनाव यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव भी होगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।